बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओलेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2018 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं लेक्चर्स, उनको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो रिकॉर्डेड भी हैं। आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर जाएँ तो वो तीनों आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ये मई जून 2018 का फोल्डर है, उसमें ये तीनों आपको मिल जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का ताल्लुक जो है वो हम देखते हैं किससे है। इसमें रेशो एनालिसिस, मिसिंग फिगर और इस किस्म की चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग बैलेंसेस रिमेंड इन द बुक्स ऑफ धर्मा ऑन 30 अप्रैल 2018 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद ये बैलेंसेस इसकी किताबों के अंदर मौजूद थे। क्या थे? नॉन करंट एसेट्स आपको दे रहा है $25,000 का, धर्मा का कैपिटल है $20,000, बैंक लोन मिसिंग फिगर है, आपको मालूम करनी है। और रीपेबल 2022 का मकसद है कि 2022 के अंदर ये अमाउंट आप पे करेंगे बैंक से जो लोन लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स हो गया। ट्रेड पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। इन्वेंट्री की फिगर मिस है, ये भी करंट एसेट्स है जो आपको मालूम करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों करंट लाइबिलिटी है? क्योंकि बैंक से आपने जो आपका अकाउंट था उससे एक्सेस पैसे बैंक से आपने निकाल लिए, बैंक को पे ऑफ करना है, तो इसलिए करंट लाइबिलिटी हो गई। ट्रेड रिसीवेबल जो माल आपने उधार बेचा, कस्टमर से ये पैसा रिसीव करना है। और करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर आपको अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं करंट एसेट्स के अंदर। ट्रेड पेएबल वो लाइबिलिटी जो कस्टमर से, सप्लायर से जो माल आपने ख़रीदा है बेचने के लिए, उसे हम ट्रेड पेएबल कहते हैं, उनको पे ऑफ करना है, करंट लाइबिलिटी हो गई। जब ये आपको पता चल गया तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर $7,400 का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट रेशो इज़ 2.5 to 1। करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो इसने आपको बता दी। 2.5 to 1 का मकसद क्या होता है समझते हैं आप? कि $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $2.5 आपके पास अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड के करंट रेशो, इसको ये कहते हैं। करंट रेशो आपको बताती है कि आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने की आप पोजीशन के अंदर है या नहीं है। तो $2.5 मौजूद है। अपेरेंटली बिजनेस की पोजीशन लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। इसकी बेंचमार्क भी तकरीबन 1.5 to 3 होती है कि $1.5 to 3 अगर मौजूद हैं ₹1 की लाइबिलिटी अदा करने के लिए, तो मीन्स साउंड पोजीशन है लिक्विडिटी की। एनी हाउ कहता क्या है आपसे? कहता है कैलकुलेट द वैल्यू एट 30 अप्रैल 2018 ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास देखें करंट लाइबिलिटीज़ मौजूद हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी मौजूद है, ट्रेड पेबल 6 और 2, ये 2 और ये 6, तो ये 8,000 की करंट लाइबिलिटी आपके पास मौजूद हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 2.5 कि करंट एसेट्स को जब आप डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज से तो 2.5, ये 2.5 आएगा। कैसे आएगा खुद बता रहा है। देखें इसने रेशो की फिगर आपको दे दी है कि जब करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से तो 2.5 to 1 की रेशो दी हुई है, तो 2.5 आप लिख दें। करंट एसेट्स आपको पता नहीं है, ऐसे ही लिख दें। करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है ये 8,000, ये इक्वेशन के इस तरफ ले जाएं और मल्टीप्लाइड कर दें 2.5 से, तो यू गेट 20,000 आपके पास करंट एसेट्स आ गए। जब ये करंट एसेट्स 20,000 आपके पास आ गए तो इन्वेंट्री की फिगर मालूम करना आसान है। इन्वेंट्री बराबर हो जाएगी करंट एसेट्स माइनस ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है? देखिए दो करंट एसेट्स थे जिसमें से एक आपको दिया हुआ है उसने, ये ट्रेड रिसीवेबल। तो 20,000 करंट एसेट्स माइनस 8,500 करंट ट्रेड रिसीवेबल, तो 11,500 आपके पास इन्वेंट्री की फिगर आ गई। तो ये बड़ा सिंपल है, अगर आपकी समझ में ये रेशो आती है, फार्मूला आता है और ये लिंक आपको पता है
तो ज़िंदगी आसान है और बहुत इत्मीनान से आप इसको कर लेंगे। अगला कहता है बैंक लोन मालूम कर लें, रीपेबल जो 2022 में होगा। बैंक लोन अगर मालूम करने आप जाएं तो देखिए बेसिक इक्वेशन आपको पता है, एसेट्स बराबर होते हैं इक्विटीज़ के। एसेट्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। इक्विटीज़ दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। और अगर मज़ीद इसको करें तो करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी और प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास टोटल एसेट्स हमें पता चल गया क्योंकि नॉन करंट एसेट्स दिए हुए थे, करंट एसेट्स आपने अभी 20,000 के निकाले, तो ये टोटल एसेट्स आपको दिए हुए हैं और करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है। करंट लाइबिलिटी तो 8,000 की है, अभी आप लिख कर आ रहे हैं। तो अगर टोटल एसेट्स आपके पास हैं और ऑनर्स इक्विटी भी दी हुई है धर्मा कैपिटल, तो बेसिक इक्वेशन आपको पता है कि लाइबिलिटी दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटी भी हमें पता है, नॉन करंट हमें मालूम करनी है जो 2022 में पेमेंट करनी है, ऑनर्स इक्विटी भी पता है, देखें धर्मा कैपिटल भी पता है। तो अगर करंट लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को हम प्लस कर दें और टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक लोन की फिगर आ जाएगी। तो सबसे पहला काम तो आप इसमें ये करें, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितने हैं, 20,000 के आपको दिए हुए हैं। नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, सवाल में देख लेते हैं 25,000 के। तो ये 25,000 के आप प्लस कर दें, इसमें कितना आ गया, 45,000 आ गया। ये 45,000 के टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स में से क्या करें, बैंक लोन अगर आपको निकालना है तो बैंक लोन में से टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज़ और माइनस कर दें ऑनर्स इक्विटी। तो ये $45,000 आपके पास है। करंट लायबिलिटीज़ 8,000 हैं, अभी हम निकाल कर आ रहे हैं। और ऑनर्स इक्विटी आपको दिया हुआ है उसने सवाल के अंदर, वो देख लें। धर्मा का कैपिटल, धर्मा कैपिटल 20,000, तो 20,000 ये भी लिख लें। तो क्या आ गया, 45,000 माइनस 8,000 माइनस 20,000, ये हो गए 17,000। तो ये बैंक लोन आपका 17,000 का इस तरीके से आपके पास आ गया। ये दोनों फिगर्स दी हुई नहीं दी हुई थी, ये आपने निकाल ली। अगर हम यहाँ आए तो देखें करंट जो करंट एसेट्स हैं वो 20,000 के, इन्वेंट्री की फ़िगर देखें 11,500 और बैंक लोन की फ़िगर जो निकाली है वो 17,000। यही हम भी निकाल कर आए। इसने अर्थमेटिक तरीके से कर लिया, आप ऐसे देख लें। मैं आपको कंसेप्चुअली इस तरीके से बता रहा हूँ, अगर वैसे करेंगे जैसे आपकी समझ में आए। लेकिन ये सिंपल ही है कि अगर ये रिलेशनशिप आपको पता है तो बहुत आराम से आप ये फ़िगर निकाल सकते हैं। अगला पार्ट आते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है आपसे, कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू आपको रेशो निकालनी है। द प्रीवियस ईयर्स रेशोज आर शोन इन द लास्ट कॉलम। प्रीवियस ईयर्स की रेशो दी हुई है। तो क्विक रेशो का फार्मूला आपको पता है। क्विक रेशो का फार्मूला होता है कि क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या होते हैं कि करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री को माइनस कर दें, इन्वेंट्री इसलिए कि उसको बेचने में बिकने में टाइम लगता है, तो आपको क्विकली अगर फौरी तौर पे क्विक रेशो क्या शो करती है, क्विक रेशो ये शो करती है कि अगर अर्जेंसी में आपको अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ जाए तो फिर आपके पास क्या है। तो क्विक रेशो नॉर्मली इसका अच्छा बेंचमार्क ये होता है कि 1 रुपये लायबिलिटी पे करने के लिए एटलीस्ट 1 रुपये तो आपके पास मौजूद होने चाहिए। और क्विक एसेट्स मैंने जैसे बताया है कि तो ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दो ही आपके पास थे। इन्वेंट्री तो हटा देते हैं इसमें से, और ट्रेड रिसीवेबल 8,500 है। ये 8,500 आप लिख लें ऊपर और डिवाइड कर दें 8,000 से, क्योंकि आपको पता है करंट लायबिलिटी कितनी है आपके पास,
करंट लाइबिलिटी 8000 है, अभी आप कर आ रहे हैं ऊपर, तो 8500 को डिवाइड किया आपने 8000 से तो 1.06 आ गई, 1.06 to 1, यानी ₹1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए 1.06 आपके पास मौजूद थे, इसमें ये आ गया। उसके बाद क्या कहता है आपसे, उसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट फॉर द ईयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखें प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उसने सवाल में, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है $7,400 आपको दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में देखें एक तो कैपिटल होता है ऑनर का, और सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और इस पर आपको इंटरेस्ट या देना पड़ता है। जैसे आप प्रॉफिट है उसमें, उसको जो कैपिटल है उसको प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट चला जाएगा, अगर लॉस है तो भी कैपिटल को जाएगा। और ये दो किस्म के कैपिटल आपने बिजनेस के अंदर लगाए हुए हैं लॉन्ग टर्म है, एक कैपिटल है ऑनर्स का और दूसरा इस किस्म की जितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमें दी हुई नहीं थी सवाल में, लेकिन हमने इसको निकाल लिया। देखिए ये 17,000 अभी आप निकाल कर आए ऊपर। तो अब क्या करें, कैपिटल 20,000 है और 17,000 का ये आपने निकाला था और प्रॉफिट 7,400 दिया हुआ है, तो ये 20% आपके पास आ गई। अब ये 20% अगर आपके पास आई तो पहले कितनी थी आपके पास, तो दोनों इंडिकेटर, क्विक रेशो आपकी जो है वो कम हुई है, अगर आप देखें तो 1 पॉइंट ये डाउन हुई है थोड़ी सी, और जबकि आपकी जो प्रॉफिट फॉर द ईयर की रेशो है वो बढ़ी है आपकी। तो ये हो गया, आपने रेशो सिंपल कैलकुलेट कर ली। कमेंट ऑन द चेंज इन ईच रेशो ओवर द 2 ईयर्स, के 2 साल में जो चेंज आया है उस पर कमेंट करें। गिव वन पॉसिबल रीज़न फॉर द चेंज इन ईच रेशो, कि हर रेशो के अंदर जो चेंज आया है पॉसिबल रीज़न बताइए उसकी क्या है। तो एक तो क्विक रेशो आपको दे रहा है, कमेंट करते हैं क्विक रेशो पे, तो क्विक रेशो के ऊपर कमेंट यही है हमारा कि क्विक रेशो हमारी डिटेरियोरेट हुई है, कि 1.35 से 1.06 कम हो गई है हमारी। तो इसका मकसद है इट शोज़ के हमारे जो पैसे पहले जो है रिसीवेबल, पहले जो क्विक एसिड्स थे हमारे, या लाइबिलिटी कम थी, और या हमारे क्विक एसिड्स जो हैं उसके अंदर चेंज आया है। तो रीज़न हम लिख देते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट के अंदर पोजीशन क्या है, प्रॉफिट में पोजीशन ये है कि वो इम्प्रूव हुई है हमारी, तो एक इम्प्रूव हुई है हमारी और एक डिक्रीज़ हुई है हमारी। द क्विक रेशो हैज़ डिटेरियोरेटेड, कम हुई है आपकी, बट इज़ स्टिल एट एक्सेप्टेबल लेवल, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि इसका नॉर्मली एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है कि 1 to 1 होता है, तो ये 1.06 आई है, इसका मकसद है कि अभी भी एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर है। अब ट्रेड पेबल इन्वेंट्री हैज़ इंक्रीज, की आपकी लाइबिलिटी या तो इंक्रीज़ हुई है या इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल आपका हो सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी अगर नीचे की जो आपका डिनोमिनेटर है अगर वो बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेंगी, तो फिर न्यूमरेटर जो आपका दिया हुआ है ऊपर जो है, क्योंकि क्विक रेशो आप कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं कि क्विक एसिड्स को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी से। तो अगर ट्रेड पेबल आपका बढ़ जाएगा तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि न्यूमरेटर क्योंकि कम हो जाएगा तो ये रेशो डेफिनेटली कम होगी। तो एक तो ये है कि पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि ट्रेड पेबल आपका बढ़ा है। सेकंड ये हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट काज बाय हाईली एक्सपेंसिव परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, के बैंक ओवरड्राफ्ट में, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका मकसद है कि करंट लाइबिलिटी के अंदर अगर इंक्रीज़ आया है तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है। या फिर ये है कि जो आपका करंट एसिड्स है आपका, और करंट एसिड्स के अंदर इस वक्त सिर्फ एक ही एसिड्स है और वो है रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर मैं आपको यूँ समझाऊँ कि फ़र्ज़ करें 10 रुपये का ट्रेड रिसीवेबल था, बल्कि 100 कर लें उसको, और लाइबिलिटी आपके पास जो है वो 50 की थी, तो कितना आ गया ये 2 to 1 आ गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं लाइबिलिटी हमारे पास सेम है, लेकिन एसिड्स हमारे जो है गिर के कितने हो गए, 75 हो गए। तो अब अगर 75 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1.5 हो जाएगा। तो देखें कम हो गया। इसका मकसद है आइदर करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो ये रेशो कम होगी, और या फिर ये होगा कि आपके जो क्विक एसेट्स हैं उनमें कमी आ जाएगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कम हो गया, उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है।
तो ये कर दें। प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होगा, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट फॉर द ईयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ इम्प्रूव्ड इसलिए हुई है कि वो 20% से 14% से देखें 20% हो गई, तो ये इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव होने का मकसद है क्या क्या हो सकता है आपके लोअर एक्सपेंसेस हायर प्रॉफिट के, प्रॉफिट आपका बढ़ गया हो क्योंकि प्रॉफिट का रेशो इसका है, तो एक्सपेंसेस आपके कम हुए हैं, प्रॉफिट आपका बढ़ गया है। लोअर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये हो सकता है लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कम हो, वही जो अभी हम बात कर आ रहे हैं कि अगर लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो भी ये रेशो आपकी बढ़ जाएगी, तो लाइबिलिटी हो सकता है आपको कम हो जाए। इंक्रीज ड्राइंग, आपका कैपिटल कम हो गया हो, आपने ड्राइंग निकाल ली हो, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया हो, तो बिज़नेस में उसका पैसा ही कम बचा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली फिर आपका रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि कम पैसों के ऊपर अब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये रीज़न हो सकती हैं, इसकी कमेंट आपने देखे, रीज़न आपने देखी, तो ये आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगला आते हैं अगला कहता है कि धर्मा इज़ कंसिडरिंग 4 पॉसिबल proposals for the next financial year but is concerned about the effect on his working capital and his profit for the year। कि धर्मा जो है वो कंसिडर कर रहा है 4 किस्म के प्रपोजल्स को फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 4 किस्म की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अडॉप्ट वो करना चाहता है, बट इज़ कंसर्न अबाउट द इफेक्ट। लेकिन उसको कंसर्न ये है कि यार इन चीज़ों का मेरे वर्किंग कैपिटल के ऊपर और मेरे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। प्रपोजल 1 क्या है कि सेल सम नॉन करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट एट बुक वैल्यू, कि सम नॉन करंट एसेट्स को उधार बेच दे एट बुक वैल्यू के ऊपर। कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, लेकिन वो बेच देगा तो डेफिनेटली फंड जनरेट होंगे, लाइबिलिटी, लेकिन अभी उधार बेच रहा है तो पता नहीं कब पैसा मिलेगा। चलें, कन्वर्ट द बैंक ओवरड्राफ्ट इनटू ए 5 ईयर बैंक लोन एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि बैंक लोन तो करंट लाइबिलिटी है, कहता है उसको अगर मैं कन्वर्ट करवा लूँ 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर बैंक लोन ले लेता हूँ और उसका इंटरेस्ट इसको कम पड़ेगा, तो एक स्ट्रेटजी ये है। ऑफर है 5% कैश डिस्काउंट टू ट्रेड रिसीवेबल, के ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर 5% डिस्काउंट दे दे। कैश डिस्काउंट का फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर जल्दी पेमेंट करने लगेंगे, कैश की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल विल एक्सेप्ट द ऑफर, के तमाम ट्रेड रिसीवेबल जो कस्टमर हैं वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। रिड्यूस क्रेडिट सेल्स एंड इंक्रीज कैश सेल्स, के क्रेडिट सेल्स को कम करके कैश सेल्स की तरफ ले जाए। तो 4 प्रपोजल्स हैं, चारों के बाद कहता है कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग ए टिक टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल ऑन धर्माज वर्किंग कैपिटल एंड इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि प्रॉफिट फॉर द ईयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है धर्मा का वर्किंग कैपिटल एंड इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। द फर्स्ट आइटम हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, कि पहला वाला एज एन एग्जाम्पल के तौर पे उसने दिया है। पहला कहता है सेल नॉन करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट एट बुक वैल्यू। तो नॉन करंट एसेट्स को अगर वो बेचेगा, क्रेडिट पर बेचेगा, तो क्रेडिट पर बेचने से क्या होगा, क्रेडिट पर बेचने से ये होगा कि अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स क्योंकि एसेट्स होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाते ही नहीं है, इसलिए देखें प्रॉफिट पर उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। वर्किंग कैपिटल क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है। अगर करंट एसेट्स आपका बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी आपकी वही सेम है, जैसे 10 रुपये के एसेट्स थे, 2 रुपये की लाइबिलिटी थी, तो 5 आ गई। अब ये 20 रुपये के एसेट्स 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मकसद है करंट एसेट्स अगर आपका बढ़ेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट किया था और नॉन करंट एसेट्स को आपने क्रेडिट कर दिया। तो अकाउंट रिसीवेबल देखें करंट एसेट होता है, करंट एसेट बढ़ेगा तो फिर वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए देखें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का कॉलम के अंदर उसने आपको दिया हुआ है। कन्वर्ट द बैंक लोन, आगे आ जाते हैं इसको डायरेक्ट। कन्वर्ट द बैंक लोन या नहीं, तो कन्वर्ट द बैंक ओवरड्राफ्ट इनटू ए 5 ईयर बैंक लोन एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद ये है कि नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी आपकी कम हो गई। करंट लाइबिलिटी जब आपकी कम होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ना, करंट लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट रेशो की बात कर रहे हैं। फिर वही एग्जाम्पल पे आते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं 100 रुपये का करंट एसिड्स थे
और 20 रुपये की करंट लाइबिलिटी थी। तो ये 5 मौजूद था। अब ये 100 अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये 20 करंट लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था, वो कम होके नॉन करंट लाइबिलिटी की तरफ चला गया। तो फर्स्ट कर लेते हैं 10 रुपये से कम हुआ। अब ये देखें कितना आ जाएगा, 10 आ गया। वर्किंग कैपिटल रेशो बढ़ गई। तो क्योंकि करंट लाइबिलिटी नीचे आपकी कम हो गई, डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू जो है वो कम हो गई, 20 से 10 हो गई, तो वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, ये देखें लोअर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट का मकसद ये हुआ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। तो सेकंड थर्ड स्ट्रेटेजी जो है आपकी ये आ गई। सेकंड के अंदर प्रपोजल 3 में कहता है ऑफर ए 5% कैश डिस्काउंट टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या होगा, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल विल एक्सेप्ट द ऑफर। तो जब ये ऑफर करेंगे तो इसका मकसद जब आपका ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, जब आपका ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ तो देखें करंट एसेट कम हो गया। जब करंट एसेट्स कम हुआ तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखें ये डिक्रीज वाले कॉलम के अंदर आ गया। कैश डिस्काउंट, जब आप कैश डिस्काउंट देंगे तो कैश डिस्काउंट क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है ना आपका, कि आपको जो पैसे मिलने थे आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, आपको पता है। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिक्रीज वाले कॉलम के अंदर लिख दें। अगला कहता है रिड्यूस क्रेडिट सेल्स एंड इंक्रीज कैश सेल्स। अब देखिए अगर क्रेडिट सेल्स आपकी मिसाल के तौर पे सेल्स तो अपनी जगह रहेगी, चाहे आप उधार बेचें या कैश बेचें। अगर आप क्रेडिट बेच रहे थे तो क्या हो रहा था कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश बेचेंगे तो क्या होगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स तो अपनी जगह मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, कैश भी करंट एसेट्स है। तो एक एसेट्स कम होगा, एक बढ़ जाएगा। इसका मकसद है नो इफेक्ट। देखें क्या होगा, नो इफेक्ट। ये नो इफेक्ट हो, नो इफेक्ट इसलिए कि करंट एसेट्स आपका बढ़ा, एक करंट एसेट बढ़ा, दूसरा कम हुआ, कैश बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, तो नो इफेक्ट। और क्योंकि सेल्स तो अपनी जगह मौजूद थी, पहले भी रिकॉर्ड हो रही थी, अभी भी रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपने प्रॉफिट का इम्पैक्ट देखा। और स्टेट 2 एडवांटेजेस टू धर्मा ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फ़ायदे बताइए। 2 फ़ायदे बता दें। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? देखिए नॉर्मली क्या होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि जो आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक आदमी इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, एक जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, एक किसी और कंट्री के अंदर बैठा हुआ है। ये सब ने अपनी अपनी अकाउंटिंग की एजुकेशन हासिल करी। ये बिज़नेस की अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं बैठे हुए तीनों लोग, और तीनों अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से जो भी अकाउंटिंग है वो कर रहे हैं। एक आदमी मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन की कोई और पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए है, दूसरा कोई और पॉलिसी अडॉप्ट करे हुए है। इन सब की प्रैक्टिसेस जो हैं वो अलग अलग हैं। तो होगा क्या कि अगर किसी जगह ये सारे अकाउंट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ जितनी भी होती हैं ये दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती हैं। अगर हर कंट्री के अंदर बैठ के उसकी अपनी प्रैक्टिसेस हो मिसाल के तौर पे, तो उससे होगा क्या कि जब ये कंसोलिडेशन हो रही होगी, इन तमाम अकाउंट्स को एक जगह लेकर आके देखा जाएगा कि हुआ क्या है ओवरऑल बिज़नेस के अंदर, तो बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को जब सामने रखा गया कि जो प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए लोग अगर डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसको समझना मुश्किल होता था। इन्हीं क्लैरिटी के लिए कि ताकि एक इसका बेसिक पर्पस था कि यार क्लैरिटी आए कि दुनिया में कहीं भी अकाउंट्स अगर बन रहे हैं और उनको दूसरा कोई अकाउंटेंट किसी और कंट्री में बैठकर समझना चाहे तो वो आराम से अकाउंट्स पढ़कर समझ सके कि भाई इसने करा क्या है अकाउंट्स के अंदर। अब ये पॉसिबल ही नहीं था जब तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो नहीं आते। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इसी किस्म का है कि जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कि मिसाल के तौर पे IAS 1 है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें।
IAS 16 है मिसाल के तौर पे, क्या आपने ये जो क्या कहते हैं इसका नॉन करंट एसिड्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, क्या उसका उसके साथ कौन सी पॉलिसीज़ किस कंडीशन के अंदर होंगी। तो डिफरेंट अगर आप IAS उठाकर देखें तो उनकी अप्लीकेबिलिटी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप करें और आपने वो स्टैंडर्ड अगर पढ़े हुए हैं तो आप अकाउंट्स देखते ही समझ जाएंगे कि ये हुआ क्या है। तो अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ जो है IFRS ISP आ गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं। तो वो फिर जैसे जैसे आते रहेंगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि स्टैंडर्डाइज हो जाए, क्लैरिटी आ जाए और नैरोज द इफेक्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा, डिफरेंसेस एंड वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विद अदर बिजनेसेस, कि जो नैरो करें इसको कि जो डिफरेंसेस और वेरिएशन है डिफरेंट अकाउंटिंग के अंदर प्रैक्टिसेस में और जो बिजनेसेस चल रहे हैं, ताकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि यार कौन सी पॉलिसी कब अडॉप्ट कर रहे हैं। इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी टू अदर बिजनेसेस, कंपेरेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड तो वही है। जब स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे तो कंपेयर कर सकते हैं कि यार इस बिज़नेस के साथ दूसरे बिज़नेस में क्या हुआ। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड है कि आपने इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ेगी। इम्प्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने डिफरेंसेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाएगी और डिफरेंसेस कम हो जाएंगे, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसकी हमने बात करी। तो IFRS हम पढ़ेंगे आगे, जैसे अगर आएगा तो हम इसमें ये पढ़ते रहेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग के लिए यही है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये एडवांटेजेस हैं कि अगर वो अडॉप्ट करता है तो ये होगा। अब उसके बाद ये ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा कि हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ये पेपर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आप जाएं, आपको ओ लेवल की प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल मिलेगा। और अगर आप उस प्रैक्टिस को करें, हम सिर्फ ये सवाल नहीं कर रहे हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हों और आपकी समझ में चीज़ें भी ढंग से आ जाएं। तो अगर आप इनको करेंगे तो इंशाल्लाह श्योर जो है यू विल बी गेटिंग A+ विद द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। और मज़ीद लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस नॉलेज जो हम दे रहे हैं अपने दोस्तों को। वो तमाम लोग जो आप पढ़ रहे हैं O लेवल A लेवल, उनको आप पास ऑन करें। कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और बहुत अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं O लेवल A लेवल से रिलेटेड। तो टेक केयर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।